दोस्तों कल ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सर गायनेकोमेस्टिया का मेन रीजन बताइए और उसे हम कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं, कुछ उसके टिप्स दीजिए। तो जैसा मैंने वादा किया था, मैं उस टॉपिक पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत ही बेसिक है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है कि जब भी हम टेस्टोस्टेरोन को एक्सोजेनियसली इंजेक्ट करते हैं तो एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड एरोमेटेज एंजाइम, जिसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जितना भी अनयूज टेस्टोस्टेरोन बॉडी में होता है। तो उसके बेसिस पे आपका एस्ट्रोजन जब बनता है तो अगर आपकी बॉडी एक्सेस टेस्टोस्टेरोन में जा रही है, अगर वो यूज नहीं कर पा रही है, डेफिनेटली एरोमेटेज एंजाइम उसको हाई कर देगा, जिसकी वजह से ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट होता है एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गायनेकोमेस्टिया। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको आपके पफी निपल्स देखने को मिलते हैं। दूसरा एक रीजन ये भी होता है कि यूज ऑफ एक्सेस नॉर-19 कंपाउंड्स या 19 नॉर कंपाउंड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमारा प्रोलैक्टिन भी हाई चला जाता है और जिसकी वजह से हमें गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, पफी निपल्स हो सकते हैं। 19 और कंपाउंड जैसे कि आपके हो गए टेकाड्यूराबोलिन, एनपीपी, ट्रेन के सारे जितने भी वेरिएशंस होते हैं वो, तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ। आज ही मेरे पास एक प्लान भी आया था जिसमें आपका डेकाड्यूराबोलिन भी पड़ा हुआ था, ट्रेन भी पड़ा हुआ था। इतना ज्यादा ओवरडोज थी 19 और की, तो उस बंदे को गायनेकोमेस्टिया डेफिनेटली होगा ही होगा। और साथ में कोई भी ऐसे प्रिकॉशंस के प्रोटोकॉल नहीं थे जिससे उसको अवॉइड किया जा सके। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका E2 बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? साइंटिफिकली मैं बाद में आता हूं, पहले तो हम बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स की। आपको नॉर्मली इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा फटीग फील हो सकता है, आप इनफर्टिलिटी के शिकार भी हो सकते हैं, आपको जॉइंट पेन भी बढ़ सकता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे लो लिबिडो। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करनी पड़ सकती हैं। अब हम ये चेक करते हैं सबसे पहले कि आपके प्रेजेंट E2 लेवल्स क्या हैं। आप उनको ब्लड वर्क के थ्रू चेक करवा सकते हैं। अब आप देखते हैं कि नॉर्मल रेंज से अगर वो हाई है, हाई का मतलब अगर 80-100 से भी अबव है, नॉर्मल रेंज आइडियली 10 to 40 अराउंड होती है, तो अगर आपकी नॉर्मल रेंज से ऊपर है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप अपने टेस्ट डोजेस को ड्रॉप करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो एरोमेटाइजेशन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, वो हर एक पर्सन में वेरी करता है। कुछ कुछ लोगों को 700,000 mg टेस्ट भी इतना एरोमेटाइज नहीं करता और कुछ लोग जैसे मैं, उसे 500-400 mg टेस्ट भी बहुत एरोमेटाइज कर देता है। तो आप अपने टेस्ट की डोज को ड्रॉप करेंगे सबसे पहले। कोई भी AI अभी इस समय काम नहीं करेगा आपका, अगर आपके वैल्यूज 200, 300, 400 भी पहुंच गए हैं तो कोई AI काम नहीं करेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो AI मतलब एरोमेटेज इनहिबिटर, जैसे कि आपके एनेस्ट्रेजोल या आर्इमिडेक्स या लेट्रोजोल जैसे जो आते हैं, स्ट्रॉन्ग AIs जो होते हैं। उसके बाद 2 हफ्ते तक आप सेम डोज में टेस्टोस्टेरोन की रहिए और अगेन आप अपने E2 लेवल्स चेक कराइए। फिर अगर आप देखते हैं कि आपके E2 लेवल्स लेट से 300 हैं, 300 से अगर आपके 280 या 270 हुए हैं, इसका मतलब आपकी टेस्ट डोज ड्रॉप करने का फायदा हुआ है, लेकिन अभी भी वो ज्यादा है, तो आप टेस्ट को और ड्रॉप करिए। लेट से अगर आप 300 ले रहे हैं तो उसे 150 करके देखिए एंड ऐड कंपाउंड्स लाइक प्राइमो और बोल्डेनॉन। प्राइमो और बोल्डेनॉन जैसे कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग AI की तरह काम करते हैं, तो इसका फायदा ये होता है, यानी आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल एनाबॉलिक लोड भी बढ़ेगा, आपकी मसल बिल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और दूसरा आपका एरोमेटाइज इनहिबिटर का काम भी वो करेंगे। लेकिन इसकी भी डोज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप इसको 400, 500, 600 mg तक लेके जाएं। स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल डोज, लेट्स से ऑफ 10 to 20 mg पर डे ओनली। फिर आप 2 हफ्ते बाद फिर से आप अपने ब्लड वर्क कराएंगे, आप इसको फिर चेक करेंगे कि आपकी वैल्यूज कहाँ हैं, और ये प्रोसेस आप रिपीट तब तक करते रहेंगे जब तक, अगर आप लेट से गेनिंग फेज में है, तब तक आपका वैल्यू 80 to 100 नहीं आ जाती। तो वो जो टेस्ट की डोज है वो आपकी एग्जैक्ट डोज है जो आपको बेनिफिट भी करेगी और आपको अनवांटेड साइड इफेक्ट्स नहीं देगी, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया। अगेन जैसा मैंने बताया कि अगर आपके E2 लेवल्स बहुत हाई होते हैं तो स्ट्रॉन्ग AIs जैसे एनेस्ट्रेजोल, आर्इमिडेक्स वगैरह भी काम नहीं करते, और ये मेरा खुद का ट्राई करा हुआ तरीका है। तो दोस्तों एक चीज और, अगर आप बोल्डेनॉन जैसी कंपाउंड को ऐड करते हैं तो एक बात और ध्यान रखिएगा, बोल्डेनॉन की प्रॉपर्टी होती है वो BP को बहुत रेज करता है। इस पे भी मैं एक सेपरेटली बहुत बड़ा टॉपिक बनाने वाला हूँ। बोल्डेनॉन के साथ आपको जरूर से जरूर BP की मेडिकेशन जैसे टेलमिसार्टेन इज वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज वो आपकी एंजियोटेंसिन इनहिबिटर होती है।
और उसके साथ अगर आप लेंगे तो बोल्डेनॉन के साइड इफेक्ट्स भी आपको जो है वो कम देखने को मिलेंगे। अब अगर आपका गायनोकोमेस्टिया 19 और कंपाउंड्स की वजह से, जैसे कि ट्रेंड, डेकाड्यूराबोलिन, एनपीपी, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। वो तभी होगा जब आपके प्लान में इस तरीके के कंपाउंड्स ऐड होंगे। अगेन यू हैव टू चेक उसकी डोज क्या है, उस डोज के हिसाब से आपको अपने प्रोलैक्टिन्स लेवल चेक कराने हैं ब्लड वर्क के थ्रू। और प्रोलैक्टिन्स लेवल चेक कराने के बाद अगर वो प्रोलैक्टिन्स लेवल्स आपके रेफरेंस रेंज से ऊपर जाते हैं, देन डेफिनेटली आपकी जो 19 और की डोज है वो भी ज्यादा है, आपको उसको भी कम करना पड़ेगा और एक ऐसी रेंज सेट करनी पड़ेगी कि जिससे आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स जो है वो काफी जिससे आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स जो है वो रेंज में आ जाएं। कैबागोलिन आप तब यूज करिए जब काफी टाइम भी करने के बाद आपकी वो डोज भी आपने बहुत मिनिमम कर दी है, लेकिन फिर भी आपका प्रोलैक्टिन लेवल पॉइंट पे नहीं आ रहा है, देन प्लीज स्टार्ट यूजिंग एटलीस्ट 0.25 mg ट्वाइस अ वीक ऑफ कैबागोलिन। ये आपके प्रोलैक्टिन के इफेक्ट को काफी कम कर देगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बात करी थी कि आपके E2 अगर हाई हो तो आप अपने टेस्ट डोज को एडजस्ट करिए और उसके बाद आप किसी भी कंपाउंड लाइक प्राइमो और बोल्डेनॉन, जो कि स्ट्रॉन्ग एआई होते हैं अपने आप में ही, उनको आप यूज करिए। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रेफर करिएगा प्राइमोबोलिन को, क्योंकि बोल्डेनॉन क्या करता है आपके E1, E2, E3 को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देता है। और अगर E2 एक लेवल से कम भी हो जाएगा तो पहली बात तो आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी, आपको सेम प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी जो आपको हाई E2 में मिलती हैं। और आपका अगर आप HGH यूज कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ लो E2 HGH आपका IGF में कन्वर्ट नहीं होगा। सो गाइज, आई विल प्रेफर कि आप प्राइमो को यूज करें, वो आपके कभी भी E1, E2, E3 तीनों को सप्रेस नहीं करता। एंड सेकेंडली बोल्डेनॉन की तरह वो बीपी को हाई नहीं करता, बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है। इन केस अगर आपको प्राइमो ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, यू कैन ऑलवेज स्विच टू मैस्ट्रॉन। आप मैस्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन मैस्ट्रॉन इतना स्ट्रॉन्ग एआई नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको इफेक्ट दिखाएगा। और उसके साथ साथ आप 20 mg ऑफ टेमोक्सिफिन टू स्टार्ट विद। अगर आपकी ये प्रॉब्लम इन सब करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है, सो डोंट स्विच टू एनेस्ट्राजोल और लेट्राजोल एकदम से। प्लीज स्टार्ट विद 20 mg टेमोक्सिफिन साइट्रेट ट्वाइस इन टू डे, एक दिन में 2 बार, 20 मॉर्निंग 20 इवनिंग। ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि ये रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके गायनेकोमेस्टिया में कॉम्बैट करने के लिए। तो गाइज, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं थोड़ी थोड़ी जो आपको समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और आपके कोच को इन्फेक्ट आनी चाहिए ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि केवल कंपाउंड लगाने से ही आपको इफेक्ट आएगा। वी हैव टू सी कि वो हमारे बॉडी में इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी क्या दे रहे हैं। और कुछ कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो आपको सामने दिख जाते हैं, जैसे गायनेकोमेस्टिया, हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सारे, और कुछ कुछ आपको साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बाद में दिखते हैं। तो इन पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं कि सीन एंड अनसीन साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे। और कोई भी क्वेश्चंस हो, अगेन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं किसी को मोटिवेट करूं इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए, लेकिन मेरे पास ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसीलिए मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करूं। थैंक यू सो मच।